जय हिंद दोस्तों। आज के सेशन में हम लोग जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। दोस्तों, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक दिन हम लोग 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस को कवर करते हैं, जो कि हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। और इससे पहले आप लोग का काम है इनको बढ़िया तरीका से समझना है और राइट आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और लास्ट में अपना स्कोर भी बताना है। चलिए देखिए, क्वेश्चन है प्रतिरोधकता का मात्रक इनमें से कौन सा है। प्रतिरोधकता का मात्रक बताना है। ओम मीटर, ओम पर मीटर, मीटर या इनमें से कोई नहीं। देखिए, प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर। क्लियर है, ओम मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहेंगे। अमीटर, गैल्वेनोमीटर, जनित्र या फिर मीटर। क्या कहा जाता है। देखिए, आमीटर और गैल्वेनोमीटर जो कि विद्युत धारा को मापने का यंत्र है। अगर हम बात कर लेते हैं आमीटर का, तो ये जो परिपथ होता है, इस परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है आमीटर को। लेकिन जो गैल्वेनोमीटर होता है, इनको पार्श्व क्रम, ठीक है, समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। क्लियर है, परिपथ में गैल्वेनोमीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, जबकि जो अमीटर होता है इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। गैल्वेनोमीटर जो होता है छोटा से छोटा विद्युत को भी मेजरमेंट करने में सक्षम होता है, लेकिन ऐसे अमीटर नहीं होता है। अमीटर जो होता है छोटे करंट को, छोटे अमाउंट वाले करंट को मेजर नहीं कर पाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जनित्र। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है। देखिए, जो निकट दृष्टि दोष होता है, ऐसे व्यक्तियों के चश्मे में कौन सा लेंस लगा होता है। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, द्विफोकस लेंस, यानी या फिर बेलनाकार लेंस। देखिए, अगर बात कर लेते हैं निकट दृष्टि दोष, ये आंखों में होने वाले दोष जिसमें व्यक्ति को निकट का वस्तु दिखाई देता है जबकि दूर का वस्तु दिखाई नहीं देता है। देखिए, निकट दृष्टि दोष में निकट का वस्तु दिखाई देता है जबकि दूर की वस्तु को दिखाई नहीं देता है। यहीं पर दीर्घ दृष्टि दोष में होता है कि दूर की वस्तु दिखाई देगा जबकि निकट की वस्तु दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो इसका निवारण करने के लिए उसके चश्मे में अवतल लेंस यूज किया जाता है। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्तियों के चश्मे जो होता है वो उत्तल लेंस यूज किया जाता है। देखिए, जो बेलनाकार लेंस जो यूज होता है वो आपका अबिंदुकता वाले व्यक्तियों में। अबिंदुकता का मतलब होता है या फिर व्यक्ति को पैरेलल दिखाई देगा, ठीक है, पैरेलल या फिर हॉरिजेंटल, दोनों में से। देखिए, अगर किसी शर्ट वगैरह में पैरेलल और हॉरिजेंटल दोनों लाइन, वर्टिकल हॉरिजेंटल दोनों लाइन अगर रहता है तो उसमें कोई एक ही लाइन दिखाई देगा। ठीक है, एक टाइम पर एक ही दिखाई देगा। ऐसे व्यक्तियों को बेलनाकार चश्मा यूज किया जाता है, बेलनाकार लेंस वाले। और द्विफोकस लेंस जरा दृष्टि दोष, ठीक है ना, ना दूर की वस्तु दिखाई देता है ना सामने की वस्तु दिखाई देगा। ऐसे व्यक्तियों को द्विफोकस लेंस यूज किया जाता है उनके चश्मे में। अगला क्वेश्चन देखिएगा। दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है, कौन सा लेंस लगा होता है। उत्तल लेंस लगा होता है, जस्ट अभी डिस्कस किए थे, उत्तल लेंस लगा होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसे हो जाता है। देखिए, अगर हम बात कर लेते हैं पुतली किनको कहा जाता है, तो देखिए, जैसे कि ये रहा आइस, ठीक है, और आइस का यहाँ इसका जो भाग है इनको बोला जाता है, देखिए प्यूपल। ये बीच वाला जो भाग होता है ना, इनको प्यूपल कहा जाता है। ठीक है, तो इन्हीं को बोला जाता है पुतली। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, बड़ा होता है या छोटा होता है या कोई परिवर्तन नहीं होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तेज प्रकाश में ये ऑटोमेटिक छोटा हो जाता है, ठीक है ना, ऑटोमेटिक छोटा हो जाता है। लेकिन जब लाइट नहीं रहता है उस कंडीशन में या फिर डिम लाइट में ऑटोमेटिक ये बड़ा हो जाता है। इसीलिए होता है क्योंकि इमेज को रेटिना में
परिवर्तित करने में या फिर रेटिना में तब्दील करने में एक्चुअल में प्रकाश का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है ना? प्रकाश का रिफ्लेक्शन के कारण ही किसी भी वस्तु को हम लोग देख पाते हैं। इसी कारण ये पुतली क्या करता है, प्रॉपर लाइट को रेटिना तक पहुंचाने में मदद करता है। इसीलिए बहुत ज़्यादा लाइट रहता है तो लाइट को कंट्रोल कर लेता है, बहुत कम लाइट होता है तो लाइट ये एरिया को बढ़ा देता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट इंटर हो पाए। क्लियर है? तो तेज प्रकाश के कारण पुतली का आकार छोटा होता है, डिम लाइट के कारण पुतली का आकार बड़ा हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूर दृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती है। तो दूर दृष्टि दोष वाली आंखें जो है दूर की वस्तु को साफ साफ देख पाती है, लेकिन निकट के वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है। वहीं पर बात कर लेते हैं, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति जो है उनकी आंखें निकट के वस्तु को कंप्लीटली देख पाएगा, लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं रहता उसे कहते हैं पीत बिंदु, अंध बिंदु, निकट बिंदु या फिर दूर बिंदु। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अंध बिंदु। ठीक है, मतलब कि मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही सुग्राही नहीं रहता है, प्रकाश के लिए जो सुग्राही नहीं रहता उनको कहेंगे अंध बिंदु। अगला क्वेश्चन देखिएगा। मानव नेत्र में होता है, मानव नेत्र में कौन सा लेंस लगा होता है? उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस या अवतल दर्पण। तो देखिए हम लोग बड़े से बड़े वस्तुओं को अपने छोटे से आँख में देख पाते हैं। तो ये क्या करता है, बड़ी इमेज को छोटे में तब्दील करना करता है। और ये इसका काम, ये किनका काम है? ये उत्तल लेंस का काम है, बड़े वस्तुओं को छोटे में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो हमारी आँख में उत्तल लेंस लगा रहता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि उदय और अस्त, मतलब कि सनराइज और सनसेट होते समय सूर्य दिखाई देता है लाल, नीला, काला या फिर पीला। तो इसकी पिछली वीडियो में भी इस क्वेश्चन को डिस्कस किए थे कि सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सन किस प्रकार का दिखाई देता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रक्ताभ प्रतीत होता है, यानी कि रेड कलर का। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि सन से 7 प्रकार का लाइट निकलता है, जो कि हम लोग बेजानी हैप्पी नाला या फिर विबग्योर से समझते हैं। रेनबो का कलर जितना भी है वही कलर सनलाइट में पाया जाता है, लेकिन सन का कलर जो हम लोग देखते हैं वो वाइट देखते हैं, क्योंकि 7 कलर जब आपस में मिक्स हो जाता है तो ही वाइट कलर का निर्माण होता है। और इन सातों कलर का फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ अलग अलग होता है। ठीक है, जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है, और जिसका वेवलेंथ कम होता है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है। वेवलेंथ के हिसाब से अपोजिट है, बट फ्रीक्वेंसी के हिसाब से डायरेक्ट। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो फिर डिस्टेंस ज़्यादा कवर करता है। यहाँ पे रेड कलर का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है, जिसके कारण वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है और आसानी से हमारे आँखों तक पहुँच जाता है सनलाइट, जिसके कारण उदय और अस्त के टाइम पर सन रेड कलर का दिखाई देता है। जबकि जो नून होता है, आफ्टरनून होता है, उस कंडीशन में सन येलो कलर का दिखाई देता है, क्योंकि लाल कलर के अलावा येलो कलर भी हमारी पृथ्वी तक पहुंच जाता है नून के टाइम पर, दोपहर के टाइम पर। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिएगा कि वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है। तो पहले समझते हैं ये वास्तविक सूर्यास्त क्या होता है और आभासी सूर्यास्त क्या होता है। देखिए एक्चुअल में अगर बात किया जाए कि सनराइज को ही देख लेते हैं, है ना। सनराइज में मान लिया जाए कि एक इक्वेटर है, ठीक है ना, और सन अगर यहाँ पे रहता है तो उनका आभा प्रकाश जो होता है ना, वो ऐसा लगता है कि सन जो है ना राइज हो चुका है। ठीक है ना, तो उनके प्रकाश के रिफ्लेक्शन के कारण ही ऐसा होता है। क्लियर है? सनसेट में भी लगभग उसी प्रकार से होता है कि सन रहता है लेकिन ऐसा लगता है कि वो राइज हो चुका है। ठीक है ना, एक्चुअल में वो राइज हो चुका होता है लेकिन ऐसा लगता है कि अभी भी वो
अप में ही है, राइज नहीं हुआ है ना, अपोजिट लगता है। ये भी आपका रिफ्लेक्शन के कारण ही होता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना होता है, 2 मिनट का, 1 मिनट का, 4 मिनट का या फिर 3 मिनट का। तो देखिए वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच 2 मिनट का डिफरेंस होता है। ठीक है, 2 मिनट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इंद्रधनुष किस प्रकार की का स्पेक्ट्रम है? इंद्रधनुष, देखिए इंद्रधनुष रेनबो जो होता है वो एक्चुअल में बनता किस प्रकार से, इस चीज को ध्यान से समझिएगा। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे किसी एक एरिया में बारिश हो रहा है, ठीक है, वर्षा हो रहा है, ठीक है, और उसके जस्ट अपोजिट साइड जो है वो सन जो है उगा हुआ है। अब सन का लाइट जब इस पर पड़ता है, तो जैसे कि मान लिया जाए ये एक वाटर का ड्रॉप है, सनलाइट अगर इस पर पड़ता है तो ये क्या होता है, पूर्ण रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है ना, और पूर्ण रिफ्लेक्शन के कारण इसके जस्ट अपोजिट साइड 7 कलर का अलग अलग, है ना, 7 कलर का बड़ा सा रेनबो दिखाई देता है। ये होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन के अनुसार, और ये प्रकृति रूप में होता है, इसीलिए ये हुआ आपका प्राकृतिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है, तो प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। कहीं कहीं पर मानव निर्मित होता है बट मैक्सिमम प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। ठीक है, इंद्रधनुष। अगला क्वेश्चन याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान से सफर करने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? अगर हम बात कर लेते हैं, कोई भी वस्तु हमें तभी दिखाई देगा, जैसे मान लिया जाए ये कोई वस्तु है, ये वस्तु हमें तभी दिखाई देगा जब कोई लाइट इस पर आता, इससे रिफ्लेक्शन होकर के हमारे आंखों तक पहुंचता है, तब जा कर के हमारे आंखें उन वस्तु को देख पाते हैं। कोई भी प्रकाश पुंज से लाइट अगर इस वस्तु से टकरा करके हमारे आंखों तक पहुंचता है, तो ही जा कर के हम उस वस्तु को देख पाते हैं। आकाश में क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए ये वायुमंडल है और कोई यहाँ पर उड़ रहा है, ठीक है, मतलब कि वायुयान में। तो देखिए लाइट यहाँ पर तो आता है लेकिन हम तक वो नहीं पहुँच पाता है, जिसके कारण ये यहाँ से जो भी अंतरिक्ष यात्री है वहाँ से आसमान काला दिखाई देगा, क्योंकि लाइट रिफ्लेक्शन होकर के उनके उन तक नहीं पहुँच रहा है। ठीक है, जिसके कारण अंतरिक्ष यात्री को आसमान हमेशा काला दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह है कार्निया, रेटिना, आइरिस या फिर पुतली। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा रेटिना। अब एक आइस को ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए मान लीजिए ये आइस है और यहाँ पर लेंस रहता है, उत्तल लेंस। ठीक है, ये सिलियरी मसल्स है जो कि आइस को पकड़े हुए रखता है, और इसके ऊपर का जो भाग होता है इसको कॉर्निया बोला बोला जाता है, इन्हीं को दान में दिया जाता है। अंदर का जो लेयर होता है इन्हीं को कहा जाता है कॉर्निया। ठीक है, अगर ये मेन एक्सिस है तो जो यहाँ से जो लाइट आता है ये मर्ज करके इसको रेटिना में बनाता है इमेज को, तो ही जा करके ये वस्तु हमें आसानी से दिखता है। तो प्रतिबिंब हमारे आंखों पर जो बनाता है उस भाग को कहा जाता है रेटिना। अगर हम बात कर लेते हैं रेटिना का, तो ये रेटिना दो प्रकार का होता है, एक होता है रॉड सेल और एक होता है कोन सेल। लगभग 70% रॉड सेल होता है और 30% कोन सेल होता है। देखिए जो कोन सेल के कारण ये हमें कलरफुल दिखाई देता है और रॉड सेल के कारण ही हमें ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देता है। इस चीज को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र देखिए हमेशा एन और एस होता है, और इनका जो ये जो रेखाएं हैं, ठीक है, इनको बोला जाता है चुंबकीय क्षेत्र का रेखाएं, जो कि कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करती है। ठीक है, हमेशा वलयकार आकृति में होता है, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। ये चुंबक क्षेत्र को उत्पन्न करने
का एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है। ये दिखता नहीं है, बस इमेजिनरी लाइन है। टेस्ला याद रखिएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए डायनेमो से दृष्ट धारा प्राप्त होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, दृष्ट धारा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। मानव के वे दो महत्वपूर्ण भाग कौन है जिनमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य है? ठीक है, दो महत्वपूर्ण भाग यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता ही है। हाथ और पैर, मांसपेशियां एवं हृदय, हृदय और मस्तिष्क, नेत्र एवं दृक तंत्रिका। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हृदय और मस्तिष्क, ठीक है। हृदय और मस्तिष्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई थिंक 47 हम लोग नहीं किए थे, चीज को भी देखिए 47 कि व्यावसायिक मोटरों में किस प्रकार के चुंबक का उपयोग होता है। व्यावसायिक मोटरों में किस प्रकार का चुंबक का उपयोग होता है? अस्थायी चुंबक, नाल चुंबक, विद्युत चुंबक, या फिर सामान्य छड़ चुंबक। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विद्युत चुंबक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 हम लोग डन कर चुके हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। हृदय और मस्तिष्क में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। नेक्स्ट वन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस प्रकार के छड़ का उपयोग किया जाता है? इस्पात का, नरम लोहे का, पीतल का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए नरम लोहा यूज किया जाता है विद्युत चुंबक बनाने के लिए। क्लियर है? विद्युत चुंबक बनाने के लिए, जो कि कृत्रिम होता है, मानव निर्मित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किन्होंने किया था? मैक्सवेल ने, फ्लेमिंग ने, फैराडे ने, या फिर एम्पियर ने। तो देखिए फैराडे ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जिन्होंने नॉर्थ और साउथ वगैरह के बारे में समझाया था, और ये लाइंस इमेजिनरी लाइन है इनके बारे में समझाया था, ठीक है। इनके बहुत सारे थ्योरीज हैं। तो फैराडे नाम याद रखिएगा इनका, जो कि विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण के बारे में समझाए थे। अगला क्वेश्चन देखिए कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक इनमें से कौन सा है? क्रोमियम, सिलिकॉन, यूरेनियम, या फिर एल्यूमिनियम। यूरेनियम या फिर एल्यूमिनियम। तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक है यूरेनियम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यूरेनियम, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शारीरिक कार्यों को करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है? शारीरिक कार्यों को करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है? विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पेशीय ऊर्जा, या फिर रासायनिक ऊर्जा। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पेशीय ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए शरीर में पेशी होता है, और इनका पेशीय ऊर्जा से ही शारीरिक कार्यों को कर सकते हैं। क्लियर है? और उनके लिए ऊर्जा प्राप्त किन से होता है? एटीपी से। और ये एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी बनता किस चीज़ से है? तो ग्लूकोज से। इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। ये ग्लूकोज बनता किस चीज़ से है? तो जितनी भी हम लोग मिनरल्स खाते हैं, लगभग 5 प्रकार के मिनरल्स, इन सबको जब ये सब जब अलग अलग एंजाइम्स के जरिए पचता है, तो उसका लास्ट प्रोडक्ट ग्लूकोज बनता है। ये पोषक तत्व कौन कौन सा होता है जिसके द्वारा पाचन होने के बाद ही ग्लूकोज बनता है? पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन, नेक्स्ट है फैट, के बाद मिनरल्स, वाटर में भी मिनरल्स ही मिलता है, और लास्ट है विटामिन। देखिए विटामिन जिससे कोई एनर्जी नहीं मिलता है, विटामिन्स जो कि हमारे
इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करता है, हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पेशीय ऊर्जा। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊर्जा के सभी रूप में अंततः स्रोत किसे माना जाता है? कोयला में, परमाणु में, जल या फिर सूर्य में? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सौर के सभी ऊर्जा के सभी रूप में अंततः स्रोत जो है सूर्य को माना जाता है। ठीक है, क्योंकि सूर्य से ही सभी एनर्जी का निर्माण होता है। सूर्य से सोलर एनर्जी का निर्माण होता है जो सबसे ज़्यादा एनर्जी गेन करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? देखिए नवीकरणीय ऊर्जा उस ऊर्जा को कहा जाता है, उस एनर्जी को कहा जाता है जिसको हम दोबारा बना सकते हैं। ठीक है, बार बार इनको बना सकते हैं। तो बताइएगा कोयला है, सौर ऊर्जा है, प्राकृतिक गैस है या फिर पेट्रोल है? तो देखिए कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोल, इनको बनाने में लाखों करोड़ों साल लगता है। पर जो सौर ऊर्जा होता है प्रत्येक दिन हम लोग बना सकते हैं और यूज कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सौर ऊर्जा। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत कौन सा है? तो सूर्य है। क्लियर है? चंद्रमा में कोई एनर्जी नहीं है ना? लकड़ी और कोयला, इनसे एनर्जी मिलता है, बट ये विशाल एनर्जी का सोर्स नहीं है। क्लियर है? ये सीमित है। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेनमार्क को कहा जाता है, डेनमार्क को क्या कहा जाता है? उद्योगों का देश, ठीक है, जल विद्युत का देश, पवनों का देश या फिर खनिज पदार्थों का देश? देखिए डेनमार्क में अधिकतर पवन आते जाते हैं, तो फिर वहाँ पर अधिकतर पवन ऊर्जा यूज किया जाता है। पवन ऊर्जा को बनाया जाता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में, इसीलिए उनको पवनों का देश कहा जाता है। ठीक है, पवन चक्की लगा करके बहुत अधिक अमाउंट में पवन को बनाया जाता है, पवन से एनर्जी को गेन किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? देखिए सोलर पैनल जो होता है, ठीक है, सोलर पैनल जो होता है जिससे कि सनलाइट आ करके और वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का निर्माण करता है और इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण करता है उनको। तो ये सोलर पैनल जो होता है इनमें किस धातु का उपयोग किया जाता है? स्टील, सिलिकॉन, अब्रक या फिर सीसा? तो सोलर पैनल बनाने के लिए या सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन यूज किया जाता है। सिलिकॉन ये क्या करता है, यूवी रेज को अब्जॉर्ब करता है और उनको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में कन्वर्ट करता है, जिसके कारण जो बैटरा या फिर बैटरी वो चार्ज होता है और आसानी से उस सौर ऊर्जा को हम लोग यूज करते हैं मैक्सिमम इंस्ट्रूमेंट को जलाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, सौर सेल सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? विद्युत ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा या फिर हीट ताप ऊर्जा में? तो देखिए सौर सेल जो है जो कि सिलिकॉन का बना होता है और ये सॉरी ये सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का, निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है? ठीक है, ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस को, या बायोगैस को, ठीक है, या सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, या फिर कोयला को? तो किनको हम लोग यूज नहीं करते हैं खाना बनाने में? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सीएनजी। ये अधिकतर व्हीकल्स वगैरह चलाने में यूज किया जाता है। बायोगैस जो कि गैस सिलेंडर बायोगैस से ही एक्चुअल में बनता है, ठीक है ना। एलपीजी बायोगैस से ही बनाया जाता है। कोयला हम लोग यूज करते हैं खाना वगैरह बनाने में। अगला क्वेश्चन देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषी अंगक इनमें से कौन है? प्रकाश संश्लेषी अंगक मतलब जिनसे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, पेड़ पौधा जिस प्रोसेस के जरिए भोजन बनाती है उनको कहेंगे फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो उनके अंगक इनमें से कौन सा है? स्टोमाटा, जड़, हरित लवक या फिर पत्ती? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, अंगक अगर देखा जाए तो स्टोमाटा भी है, ठीक है, जड़ भी है, पत्ती भी है।
यहाँ पे क्वेश्चन देना चाहिए पिगमेंट कौन सा है, ठीक है ना, तब जा करके हरित लवक हो जाएगा। क्योंकि स्टोमाटा प्रकाश संश्लेषण में काम देता है, ठीक है। स्टोमाटा तो है जिस प्रकार से हमारे बॉडी में नाक होता है जो कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का इनहेल और एक्सहेल करता है, उसी प्रकार से स्टोमाटा होता है जो कि वाटर वेपर करवाने में मदद करता है। दूसरा, सनलाइट से यूवी रे को गेन करवाता है, ठीक है। तीसरा, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करवाता है और O2 को रिलीज करने में भी मदद करता है। जड़ का अगर काम किया जाए तो ये वाटर को और मिनरल्स को अब्जॉर्ब करता है और पत्तियों तक पहुंचाता है। पत्ती में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संभव हो पाता है। क्लियर है? तो यहाँ पर क्वेश्चन देना चाहिए इनमें से कौन सा पिगमेंट प्रकाश संश्लेषी है, तो वो है आपका हरित लवक। देखिए हरित लवक जो होता है इनके अंदर में 3 प्रकार का पिगमेंट पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है ना, और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। क्लियर है? देखिए जो क्रोमोप्लास्ट होता है और क्लोरोप्लास्ट होता है इनका कार्य अलग अलग है। जो क्रोमोप्लास्ट होता है ये फूल और फल इनके कलर कॉम्बिनेशन को देता है, ठीक है। और जो क्लोरोप्लास्ट होता है इनके इनके अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट के अंदर में क्लोरोफिल होता है जिसके कारण पेड़ पौधा ग्रीन कलर का होता है और फिर पेड़ पौधा अपना भोजन भी बना पाता है प्रकाश संश्लेषण विधि के जरिए। ये ल्यूकोप्लास्ट जो होता है ये इन पेड़ पौधों का जो मेटाबॉलिज्म है उनको कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है। तो चलिए ये हो गया, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।